नमस्कार, मैं मंजीत ठाकुर और आवाज़ द वॉइस में किताबों की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देखते हैं, हर बार हम आपकी मुलाकात एक ऐसी अजीम शख्सियत से करवाते हैं जो रचना के संसार में, सृजन के संसार में कुछ न कुछ उन्होंने ख़ास किया होता है, कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनकी सृजन यात्रा को आपके सामने लाते हैं। आज हमारे मेहमान हैं श्री हेमंत द्विवेदी, जो लोक सेवक रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बहुत प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाली हैं, लेकिन इन जिम्मेदारियों ने कभी भी उनके भीतर के रचनाकार को ठहरने नहीं दिया। लगातार लिखते रहे, कविताएं लिखी, व्यंग लिखे और भी बहुत सारी किताबें लिखी। और इसलिए आज उनकी जो नई किताब आ रही है उस पर चर्चा करने के लिए और उनकी जो रचना यात्रा है उस पर बात करने के लिए हमने उनको अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। बहुत बहुत स्वागत हेमंत जी आपका। धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार, जो आपने मुझे मौका दिया इस अवसर पर यहाँ कुछ बोलने का। तो इस बातचीत की शुरुआत में जाहिर है सबसे लेटेस्ट चीज़ सबसे पहले, सबसे ताज़ा चीज़ सबसे पहले, मेरे हाथ में जो किताब अगर दर्शकों को दिख रही है, इस किताब का नाम है डेयर डेविल्स ऑफ यमुना। तो यमुना की जो डेयर डेविल्स हैं, यमुना की जो जांबाज हैं, अंग्रेज़ी में ये किताब है। किस बारे में किताब है? यमुना के जांबाज जो दुस्साहसी लोग हैं, ये उन लोगों का एक ग्रुप है जो कंस को ये पता था कि जो उनके संहार करने वाला जो व्यक्ति है वो गोकुल में रह रहा है। इवन देन गोकुल में नंद जी का बहुत बड़ा परिवार था। कुछ एक लोग मथुरा में भी रहते थे, कुछ लोग अन्यत्र भी रहते थे, और इन्होंने इसके बावजूद कि राजा का हमारे ऊपर प्रकोप कभी भी हो सकता है, इन्होंने हिम्मत करी, कृष्ण को अपने यहाँ रखा और पालन पोषण किया, और जब एक समय खास आया तो कृष्ण को मथुरा भेज दिया। ये सब रणबांकुरे हैं जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर कृष्ण को पाला है अपने यहाँ। अच्छा, ये पहला खंड है। पहले खंड में कहानी कहाँ तक पहुँचती है? पहले खंड में कहानी कंस के वध तक पहुँचती है। अच्छा, उसके बाद तो कृष्ण के किरदार पर, मतलब 5 खंड में शायद आप कह रहे थे अभी कि 5 खंडों में किताब आनी है। कृष्ण कथा है डेयर डेविल्स ऑफ यमुना, यमुना के किनारे के जांबाज योद्धा, बहादुर, जो भी आप सटीक तर्जुमा इसका समझें। लेकिन कृष्ण की कहानी में जैसा हम देखते हैं, आप कृष्ण के किरदार को लेकर के चल रहे हैं, और कृष्ण को हम 2 ध्रुवों पर देखते हैं। एक ध्रुव है जिसमें राधा है, गोपियाँ हैं, रास है, बंशी है, माखन है, गाय चराना है, और दूसरे छोर पर वही जो गोपियों के वस्त्र हरण चुराते हैं। और ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं जिसमें कालिया मर्दन भी है बेशक, लेकिन उनका सांस्कृतिक झुकाव ज़्यादा है। दूसरे छोर पर हम कृष्ण को देखते हैं कि कृष्ण जो है वो बंशी की जगह पांचजन्य थाम लेते हैं, जो योग के राज हैं, योगी राज हैं, और जो एक पूरा शहर, 2 भाई मिलकर के पूरा शहर द्वारका बसा देते हैं, जो रण छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं मथुरा छोड़ करके द्वारका चले जाते हैं, जो गीता का उपदेश देते हैं। तो ये 2 ध्रुव जो हैं उस तरह से कृष्ण को कैसे देखते हैं? मेरी नज़र में कृष्ण एक असामान्य बालक के रूप में उन्होंने जन्म लिया, और ये असामान्य या असाधारण ही कह लें, असाधारण एक बालक के रूप में जन्म लिया, और जिनका कि पहला असाधारणता ये थी कि उन्हें बंदी गृह से यमुना पार करा के किसी ने यशोदा की गोद में दे दिया। वहाँ वो डेवलप हुए, वहाँ उन्होंने धीरे धीरे गाय चराना सीखा, कुश्ती सीखा, रेसलिंग पर काम किया, गदा से काम किया, और उनके बड़े भाई जो बलदाऊ जी हैं वो उनसे थोड़े समय पहले आ गए थे वहाँ पर। यशोदा के साथ एक और स्त्री रोहिणी थी। रोहिणी कृष्ण की बड़ी माता थी, और वो दाऊ जी का पालन पोषण करती थी, और कृष्ण यशोदा के साथ थे। यहाँ से इन्होंने शुरू किया, इन्होंने गांव का जीवन देखा, गोचरण किया। गोचरण के दरमियान बहुत सारी घटनाएं हुई। बकासुर की घटना, कालिया मर्दन की घटना, और बहुत सारी चीज़ हुई। जहाँ तक राधा का जिक्र है, एक बात ही बस कही जा सकती है कि वेयर देयर इज नो लस्ट देयर इज ए राधा।
हाँ, जहाँ की कोई इस वासना नहीं है वहाँ राधा है। बहुत बढ़िया। और राधा कृष्ण से थोड़ा सा आयु में भी सीनियर थी। और आपको ध्यान होगा कि इन कथाओं में ये है कि जब वो दाऊ जी और कृष्ण मथुरा के लिए चले तो अपनी फ्लूट बांसुरी कृष्ण ने राधा को दे दी। अच्छा। एंड राधा नेवर विजिटेड मथुरा एंड कृष्णा नेवर विजिटेड इन हिज लाइफ गोकुल। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा हेमंत जी कि कृष्ण के बारे में तो असली महाभारत मौजूद है, कई हजार कवियों ने कृष्ण पर लिख डाला है। आधुनिक हिंदी साहित्य में कहें तो नरेंद्र कोहली ने लिखा है पूरी महासमर 8 खंडों में। उसके बाद वनु शर्मा ने 8 वॉल्यूम या 10 वॉल्यूम में कृष्ण की आत्मकथा लिखी है। तो फिर वहाँ पर जाकर के हेमंत द्विवेदी के लिए कितना स्पेस बचा था कि कृष्ण को मैं अलग एंगल से, अलग कोण से लिखूंगा, दिखाऊंगा? देखिए, मेरी समझ में आता है कि कृष्ण एक लीजेंडरी कैरेक्टर हैं और हजारों वर्ष हो गए, 2000 साल तो ईसा से ही हो गए, इसके पहले भी वो 2000 साल और ले लें तो ये 4000 वर्षों के कृष्ण हैं। 4000 वर्षों में हम ही लोगों ने कृष्ण के कैरेक्टर पर बहुत सारा आलेपन किया है। उनको एक ईश्वर के रूप में, उनको एक लीलाधर के रूप में हमने इतनी मिरेकुलस लेयर कृष्ण के ऊपर लगा दी हैं कि वास्तव में कृष्ण क्या हैं या क्या थे वो सामने नहीं आया। हमने इसमें कृष्ण को एक सामान्य मानव के रूप में लिया, सामान्य गोप के रूप में लिया और हम ये देखना चाहते थे कि कृष्ण कैसे अपने को एवोल्यूट करता है। उदाहरण के लिए, जब गोकुल के वनों में जानवर आ जाते थे, जंगली जानवर, हिंसक जानवर जो गायों को नुकसान पहुंचाते थे, या जो नाग नागिन ऐसे आ जाते थे कि वो गाय के थन से मुंह लगा के दूध पी लेते थे, खतरा भी था उन्हें गायों से। ऐसे ही एक बड़ा जानवर जो कालिय नाग जिसे हम लोग कहते हैं, कृष्ण ने अपने स्ट्रेटजी बना के उसे मार डाला। और दूसरा जो और जानवर आते थे उनको उसी तरह से जो लाठी दिया जाता था उन दिनों गोपाल को, उस लाठी में 2 चीज़ें कृष्ण के अनुरोध पर चेंज हुई। एक तो कि लाठी के नीचे एक जेवलिन टाइप तीखा शेप था ताकि ज़मीन पर वो जा रहे हैं तो किसी हल्की चीज़ से टकराएंगे, जानवर से, तो वो पता लगेगा। दूसरा एक घुंघरू लाठी में बांध दिया था कि वो अगर रात हो गई और तो छुन छुन करके लाठी आगे रखते जाएंगे तो जो जंगली जानवर हैं वो उसकी ध्वनि से इधर उधर हट जाएंगे। अच्छा, निरापद मार्ग हो जाएगा। तो ये कृष्ण ने कराया था। अच्छा, मैं एक आपकी अगली किताब जो है या प्रकाशनाधीन है, प्रेस में है शायद, रामायण है, राम कथा पर है। फिर राम कथा पर फिर मेरा सवाल यही कि आपके राम क्या हेमंत द्विवेदी के राम हैं या तुलसी वाले राम हैं, वाल्मीकि वाले राम हैं, या आजकल तो जो चलन है कि एक राम तो उनका भी है जो मनोज मुंतजी टाइप के राइटर्स का भी, जिन्होंने राम को अलग ही अंदाज में और रावण को अलग अंदाज में पेश किया। देखिए, राम की कथा अपने युग के से देखेंगे तो और सरल है। राम में भी असाधारणता के बीच शुरू से थे और वो एक साधारण राजकुमार अयोध्या के थे। अपने समय जैसे जैसे कटता गया, राम में वो असाधारणता थोड़ी सी ज़्यादा दिखने लगी और राम के पिता दशरथ को लगा कि भले ही मेरा प्रिय राजकुमार भरत है, लेकिन युवराज होने की क्षमता राम विकसित कर रहा है। राम बड़े भी थे सब भाइयों में, लेकिन इस दौरान एक घटना घट गई। विश्वामित्र जी ने आकर उनको कहा कि राम मुझे दे दीजिए थोड़े समय के लिए, हमारे यज्ञ को राक्षस लोग विध्वंस कर देते हैं तो हम राम से रक्षा कराएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप राम को क्यों ले जाएंगे, हम अपनी सेना सहित चलते हैं। तो इस पर विश्वामित्र ने कहा कि सेना सहित तो आप कब से बैठे हुए हैं साकेत में,
और अगर सेना की जरूरत होती तो कभी भी आ जाते। लेकिन आज मेरा मंशा केवल राम को ले जाने की है। ये जो वशिष्ठ जी ने राम को दिया, दशरथ जी ने तो नहीं दे सके, सीधा नहीं बोल पाए, लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं, राम और लक्ष्मण दोनों को आप ले जाइए। जी। अच्छा, मैं राम कथा के बारे में तो हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं और बहुत सारा हम लोगों ने इस पर मैटर पढ़ा भी है, सभी लोगों ने। हिंदुस्तान में रामचरितमानस बहुत तो जाहिर है हमारे धार्मिक ग्रंथों में से एक है। लेकिन मैं इस सवाल ये थोड़ा आपकी किताबों से आपके ऊपर ले जाना चाहता हूँ कि 2020 में आप रिटायर हुए, 2022 तक सेवा विस्तार मिला, बड़े पद पर रहे और उत्तर प्रदेश का प्रशासन संभाला। राइटर और प्रशासक, लेखक तो बड़ा कवि हृदय, आपका कविताएं बहुत संग्रह हैं आपके, मैं भी दर्शकों से साझा करूंगा। कवि हृदय व्यक्ति प्रशासक कैसे हो सकता है, या प्रशासक कवि हृदय कैसे हो सकता है? क्या दोनों में कोई विरोधाभास है या नहीं, दोनों साथ साथ चल सकते हैं? मुझे लगता है कि नहीं है, विरोधाभास नहीं है। अच्छा। हर व्यक्ति में, चाहे वो बेशक आप मीडिया से जुड़े हैं या हमारा कोई साइंटिस्ट है जो कहीं काम कर रहा है, यहाँ कर रहा है या बाहर कर रहा है, अमेरिका में कर रहा है, हर आदमी के अंदर जो कोमल कांत भावनाएं होती हैं वो रहती हैं। और आपको ध्यान हो, ये आप अभी आगे इस पर और चर्चा करेंगे, साइंस फिक्शन पोएट्री जो आप देख रहे हैं ये ऐसे ही लोगों की रचनाएं हैं। साइंस फिक्शन ही वैज्ञानिक लोगों की हैं और साइंस फिक्शन पोएट्री और भी ज़्यादा एक सेपरेट विधा हो गई, हर आदमी लिख सकता है। इसी के क्रम में आपको ध्यान हो, अंग्रेजी में लिमरिक्स चलती थी, 5 लाइन की चलती थी, जिसमें कि कोई भी आगे तुक नहीं मिल रही है, लेकिन 5 लाइन की कुछ बहुत मशहूर हुई हैं हिस्ट्री में। तो हर आदमी के अंदर होता है लिखने का, लेकिन उसे समय ना मिले या वो अपने को उतना इम्प्रोवाइज नहीं कर पाया कि वो लिख सके उस तरह से कुछ। शुरुआती लेखन बहुत खराब होता है तो उससे हतोत्साहित हो गया, लेकिन उसके अंदर कवि या लेखक का हृदय रहता है। अच्छा। अरे मैं एक और सवाल कि अब प्रशासक से सवाल है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं आप, आपको आदत है कि लोग आपकी बात मानते रहे हैं हमेशा, और आपने किताब लिखी और किसी ने आलोचना कर दी कि यार ये किताब अच्छी नहीं है, या कुछ थोड़ा कि यार इसमें भाषा की गलतियां हैं, या कुछ तो कवर ठीक नहीं है, तो अंदर से लगता होगा कि इसकी हिम्मत नहीं। ये किताब के रूप में अगर वो आलोचना कर रहा है तो ये वो चीज़ है जो कि वो बिल्कुल सही कर रहा है मेरे हिसाब से। आपको बताएं, इसमें बुक का अभी आप जिक्र करेंगे, आशंका के द्वीप, ये महाभारत की बैकग्राउंड पर 7 बड़े पात्र हैं, उनकी आशंकाओं को मैंने बांधा है। ये अपने आप में कलेबर में, अपने कंटेंट में बहुत ही शानदार किताब है। और मैं अल्मोड़ा में था जब पोस्टिंग थी, उस समय ये छपी थी। वहाँ पर बद्रीनाथ केदारनाथ जो टेम्पल समिति है उसके एक सदस्य ने इसको पढ़ा किताब को, और उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखी जो दुर्भाग्यवश मेरे से खो गई है। उसका कंटेंट ये था कि वेद व्यास ने जिस ग्रंथ की रचना की है उसमें आशंकाओं का होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। कृपया आप दोबारा दृष्टि डालें जो आपने इसमें लिखा है। और उन्होंने मेरे किताब के कंटेंट पर ही इस तरह की आलोचना की। और मैं मानता हूं कि वेद व्यास और वाल्मीकि जैसे लोगों ने जो लिखा है उसमें कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम ऐड कर दें। हमारा दृष्टिकोण अलग हो सकता है, लेकिन हम ऐड करने की स्थिति में आज भी नहीं है। अच्छा, आपने लाल फीता नाम का एक व्यंग्य भी लिखा है, तो लाल फीता से ऐसा लगता है कि वो नौकरशाही पे, ब्यूरोक्रेसी पे एक कमेंट की तरह है। हाँ, क्या है? हाँ, ये छोटी छोटी कविताएं ऐसे। अच्छा, व्यंग्यात्मक कविताएं हैं? नहीं, व्यंग है, छोटा छोटा व्यंग है। और जो पर्टिकुलरली इसी पर है कि कैसे नौकरशाही काम करती है, कैसे सड़क पर कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो कैसे नौकरशाही और पब्लिक आपस में इंटरैक्ट करती है, कैसे आपके संडे पर अचानक हमला हो जाता है, जब रविवार आता है उसी दिन इतना बड़ा काम आ जाता है कि आपको घर छोड़ना पड़ता है, कब पीक आवर होते हैं शहर में
जब आपको घर आना चाहिए उस तो आप पीक आवर में ये देखते हैं कि सारी व्हीकल, सारी जो गाड़ियां हैं वो सुचारू ढंग से चली जाएं। तो ये छोटे छोटे ऐसे ही टुकड़े उठाए हैं। कैसे आप किसी हनुमानगढ़ स्टेशन पे खड़े हैं पडरौना कुशीनगर में रात के अंधेरे में, और आपको जो लाल जलती हुई बत्ती दिखती है, मालूम पड़ता है कि कैसे ये लोग वो लोग हैं जो कचहरी में आए और अब सब के सब जा रहे हैं गोरखपुर के लिए जहां वो रह रहे हैं। कैसे दरखास्त ट्रेन आती है, कोई ट्रेन आती है, उसमें जो भी 100-200 लोग उतरते हैं वो दरखास्त लेके उतरते हैं। और इस तरह के एक अनुभव को हम लोगों ने तिनके तिनके जोड़ के लाल फीता नाम दिया है। अच्छा, और आपकी कविताएं हैं सृजन गीत, आपकी कविताएं हैं अर्ध कथानक, आपकी सीढ़ी दर सीढ़ी और सर्च लाइट, अंधेरे में औरत, और ऐसी मतलब कविताएं ज़्यादा लिखी हैं आपने। ये शुरुआती लेखन में ये 5 कविता की किताबें हैं। और कविता की किताब या कविता जो है आप लिखते हैं, मैं इसको हमेशा कंपेयर करता हूँ दूसरे से। और मुझे लगता है कि अगर हमारा लिखा हुआ मतलब अगर मैं मान लूँ कि 1 से 100 मीटर तक, 100 मीटर पर कबीरदास हैं, और मुझे लगा कि अगर हमारा 1 मीटर भी नहीं है कबीरदास के पैमाने पर, तो फिर मुझे उससे संतुष्टि नहीं होती है। तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि ये 10 मीटर 12 मीटर रहे। तो जब मुझे ज़्यादा नहीं लगा, मेरा गेज ज़्यादा नहीं बढ़ा, तो मैंने इसको थोड़े समय के लिए स्थगित कर दिया। और इसी के एवज में सृजन गीत है जो अभी पिछले 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा। और इससे मैं संतुष्ट हूँ कि नहीं, मैं इससे सेटिस्फाई हूँ, इसके स्ट्रक्चर से, इसके हाइट से। तो मैं अब वो सृजन गीत अब मुझे उम्मीद है कि अगले साल तक आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। अच्छा, मैं अभी कुछ देर पहले एक सवाल मैंने इनसे पूछा था हेमंत जी से, तो उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति के अंदर में लिखने की क्षमता होती है। अभी हिंदी का जो परिदृश्य ख़ास तौर पर, मैं अंग्रेज़ी पर तो नहीं टिप्पणी करूँगा, हिंदी में ख़ास तौर पर ये सीन दिखता है कि लेखक हैं, पाठक नहीं है। क्या आपको पाठकों की कमी दिखती है हिंदी में? दूसरा कि जो नौजवान है, क्या पोइट्री हो, कविता हो, शायरी हो, क्या उसकी तरफ झुकाव है? क्योंकि अब तो मैं देख रहा हूँ कि लोग रील्स देख रहे हैं, 3 सेकंड का अटेंशन स्पैन होता है, फटाफट बदलते हैं, और उनको अगर आप हंसा नहीं पाए, इमोशन में नहीं ला पाए, जज्बात आपने उनके नहीं उभारे, तो वो तुरंत निकल जाते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, वो रील्स ज़्यादा देखते हैं। तो ऐसे में पठन पाठन के लिए, किताबों के लिए कितनी जगह बचती है? देखिए, आपका पहला प्रश्न ये है कि क्या अब या तो किताबें ज़्यादा हो गई हैं या पाठक कम हो गए। हाँ, मुझे लगता है कि ये दोनों ही बात सच्चाई के करीब नहीं है। जो उत्कृष्ट लेखन है वो कम हुआ है। अगर हम ये समझते हैं कि 1 वर्ष भर में हम एक किताब कंप्लीट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी ज़्यादती है। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मेरी जो किताबों के बारे में, लेखन के बारे में जो धारणा है, ये आपके पास डेयर डेविल्स रखी है। डेयर डेविल्स को मैंने 100 टाइम्स एडिट किया है। सृजन गीत रखी है, ये भी 100 बार से ज़्यादा एडिट कर चुका हूँ। तो अगर आप ही संतुष्ट नहीं हैं उस लेखन से, तो अब संतुष्टि का लेवल मेरा तो ज़्यादा है, मतलब बहुत, मैंने अपने लिए अपने पैमाने बहुत हाई बनाए हैं। इसलिए मेरा जो किताब के प्रकाशन का सिलसिला है वो 4-5 साल में एक किताब तक पहुंचता है। और ऐसे भी लोग हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जो 1 वर्ष में ही 2-3 किताबें उनकी छप जाती, मैं भी जानता हूँ, आ जाती, मैं भी जानता हूँ। तो मुझे लगता है कि जो गुणवत्तापूर्ण लेखन है वो कम हुआ है। आज भी कनुप्रिया की वैल्यू कम नहीं हुई है। और अन्य जो चीज़ें हैं, मसलन प्रसाद जी का लिखा हुआ कामायनी, कोई यकीन नहीं कर सकता कि मैंने कामायनी लगभग 60-70 बार पढ़ा है। नहीं, यकीन तो करेंगे लोग, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है लेखन उत्कृष्ट या कम उत्कृष्ट होना,
ये क्या पाठकों का पैमाना इस बात को तय नहीं करता? क्या हम उत्कृष्टता को कैसे तय करेंगे कि ये उत्कृष्ट लेखन है? हमें अपनी उत्कृष्टता तय करना है और पाठक अपने अपने पर्सपेक्टिव से वो ये देखेगा कि ये श्रेणी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि हिंदी में जो बाहर के जो भारतीय लोग लिखते हैं, प्रवासी भारतीय लिखते हैं, और हमारे यहाँ भी, दिल्ली में भी हैं और जगह भी हैं, उनकी कविताएं मैं पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो छोटे छोटे बिंब, छोटे छोटे सेंसेस पकड़ के और उस पर कविता कर रहे हैं। मैं इसीलिए कहानियाँ नहीं लिख सका कि कहानी में भी एक छोटे से एक थीम सेंटेंस को वो एक 3-4 पेज की कहानी में बनाते हैं। तो हमको लग रहा है कि हिंदी में लोग अच्छा लिख रहे हैं, बस वो पाठकों तक पहुंचाने की मार्केटिंग एक और एडिशन अब हो गया है कि अगर आप लिखें तो वो उसकी मार्केटिंग भी करें। ठीक है, मार्केटिंग में शायद हिंदी अभी थोड़ा पीछे है एक्चुअली। ऐसा ये सवाल अच्छा आपने बिंदु छेड़ा है कि हिंदी का लेखक मार्केटिंग से इतना बचता क्यों है? उसको क्यों लगता है कि यार मैं 5 लोगों को कहूँगा कि हमारी किताब आई है तो लोगों पर बुरा असर पड़ेगा, लगेगा कि अच्छा अपने आत्मश्लाघा से ग्रस्त हो गए हैं, अपनी किताब के बारे में बात करते हैं। अभी तक जो लोग हमारे जो पाठक वर्ग हैं या हमारे परिवार के लोग हैं, वो इस तरह को अभी पचा नहीं पाए कि कोई लेखक बनकर भी अपने परिवार के साथ न्याय कर सकता है। आप बहुत सारे देखते होंगे विदेशी लोगों में, जिसमें से कि एक किताब 10 मिलियन छपी, दूसरी किताब 20 मिलियन छपी, और हिंदी में हमारा जो प्रकाशक वर्ग है थोड़ी सी उसमें भी कमियां हैं। और आफ्टर ऑल ये एक बिजनेस एंटिटी है और कमी बेसी हर एक में होती है। राइटर भी चाहता है थोड़े समय में ही पूरा उसका अटेंशन आ जाए, पब्लिशर भी चाहता है कि थोड़ी सी मेहनत से वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो होता है। अच्छा, आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हिंदी का लेखक सिर्फ लिख करके रोजी रोटी चला सकता है, घर चला सकता है? अंतिम व्यक्ति जो लिख कर रोजी रोटी चलाते थे या मसीजीवी जिन्हें कहा जा सकता है, वो विष्णु प्रभाकर थे। उसके बाद से मैंने अभी तक सुना नहीं जिन्होंने केवल हिंदी में बुक्स लिखकर रोजी रोटी चलाई हो। शौकिया लोग कितनी गंभीरता से लेते हैं फिर लेखन को? और शौकिया लोगों को समय एम्प्लॉय करना पड़ेगा, क्योंकि वो कोई दूसरा काम कर रहे हैं, साथ में पैरेलल चला रहे हैं। हाँ। तो उन्हें टाइम डिवोट करना होगा। जैसे कि आप मसीजीवी हैं, आप 6 दिन 8 दिन तक एक चीज़ लिखते रह सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी नौकरी में है, वेदर वो सरकारी है या वो प्राइवेट में कर रहा है, उसके लिए 5 दिन तक छूना गुनाह है। और जो सरकारी में कर रहा है वो तो 7 दिन हो सकता है उसके लिए वो बिल्कुल ना देख पाए। हाँ। कई बार तो आप लिखते लिखते रेफरेंस भूल जाते हैं। कभी एक दिन खाली मिला तो देखते हैं कि क्या मैं सोच रहा था उस दिन। और थॉट्स प्रोसेस जो है माइंड में, वो जो गुजरती है, वो हर एक थॉट को आप पकड़ नहीं पाते हैं, किसी किसी को पकड़ लेते हैं, बाकी ये एक तरह से माइंड में इधर से उधर जाते रहते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आ गया है। आप चूंकि अमरोहा के डीएम भी रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ज़िलों में आपकी तैनाती हुई है, हमने हिंदुस्तानी कल्चर को, जो कभी हम देखते हैं कि पोलराइज हो जाता है, कभी इधर झुक जाता है, कभी उधर झुक जाता है, हिंदुस्तानी तहजीब, हिंदुस्तानी विरासत, जिसको हम कई बार गंगा जमुनी तहजीब कह देते हैं, समावेशी संस्कृति कहते हैं, कितना आंकते हैं? कितना आपको क्या लगता है कि क्या हमारी जो कई बार देश में सांप्रदायिकता बढ़ जाती है, उसका एंटीडोट है हमारी संस्कृति? देखिए, ये एक बहुत जटिलतर सवाल है। ये हमारे सोशल डायनेमिक्स से रिलेटेड है, बहुत ही जटिलतर सवाल है। एक कल्चर तो विकसित हुई जिसमें कि लोग परस्पर ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो आप पैसे का करें और पैसे की जगह किसी सामान का करें, या लोग अपना खेत बटाई पे देते हैं तो वो किसी और को दें। और यह एक कल्चर तो विकसित हुई, जैसे इंडिया में पहले से भी है, पिछले 600 साल से भी है कि दिल्ली की गद्दी पर कोई भी बैठा हो, गांव की कल्चर एक जैसी रहती है।
एक जैसी रहती है, उनके ट्रांजैक्शन अपने चलते रहते हैं, और शहर में नए नए सुल्तान, नए नए बादशाह आते रहते हैं। तो बहुत कम लोगों ने इस कल्चर में इंटरप्ट करने की कोशिश की है। लोग हैं जिन्होंने चाहा कि इंटरप्ट करें, लेकिन वो छोड़ देते थे कि नहीं, अब इनको छेड़ना, कंट्री साइड छेड़ना ठीक नहीं है। कमोबेश आज भी है। यह हमारे में अंग्रेज जो आए, ये पहले वो शख्स थे जिन्होंने हमारी ऑटोनमस जो सिस्टम है कंट्री साइड का, गांव का, जो स्वायत्त साथी संस्था थी गांव, उसको ब्रेक कर दिया। तो अब वो भी रिवाइव होना चाहिए। भारत में बहुत सारे नए शोध केंद्र भी बने हैं। एक टैसिट नॉलेज होती है जो कि उस गांव में या उस जगह होती ही है, जिसमें अभी पीएम विश्वकर्मा स्कीम चला है, जिसमें कि आपका टैसिट नॉलेज से बना के आप चीज़ें लाएं, उस चीज़ को वो ग्लोबल रूप से उसको करें, उसको मार्केट करें। तो ये चल रहा है, लेकिन अब देखें इसका क्या नतीजा। मुझे लगता है कि अच्छा ही निकलेगा। अच्छे काम का जो अच्छा नतीजा निकलता है। और हेमंत जी से हमने बात की। हेमंत जी की किताबें जो है, अपने पहला खंड जिसके बारे में हमने आज चर्चा की, द डेयरडेविल्स ऑफ यमुना, इसके 4 खंड और आने बाकी है। रामायण, इनकी रामकथा है, वो कितने खंड में होगी? वो एक ही खंड में है, लेकिन वो अभी प्रेस में है। और इसके अलावा इनके जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स जितने हैं, माइथोलॉजिकल के हैं या हमारे पौराणिक चरित्र हैं, उन पर इनकी अधिकतर किताबें हैं, जिनमें से एक है अर्धकथानक, जो लक्ष्मण और उर्मिला के बारे में है। बहुत सारी किताबें इनकी हैं, आप इनको पढ़ें और पढ़कर हमारे कमेंट बॉक्स में राय दें कि किताबें कैसी लगी, क्योंकि जो समाज पढ़ेगा नहीं वो आगे बढ़ेगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी, हमारे साथ आपने इतना वक्त दिया और अपने किताबों के बारे में चर्चा की, खास करके कृष्ण और राम के चरित्रों पर अपना एक अलग कोण से हम उस पर आपने अपनी राय दी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले बार जब किताबों की दुनिया में मिलेंगे तो हम किसी ऐसे ही अजीम रचनाकार के साथ मिलेंगे जिनके सृजन यात्रा पर नज़र डालेंगे। नमस्कार।